हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। सबसे पहले तो यार आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप क्लास 10th में आ गए हो। बोर्ड है, बिल्कुल धमाका मचा देना, बहुत अच्छे से हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 10 की लोकतांत्रिक राजनीति का, जिसका नाम है जी सत्ता की साझेदारी। ठीक है, अब देखो मैंने चैप्टर का नाम हिंदी में बोला है, यानी इस चैप्टर के नोट्स जो होंगे इस वीडियो में वो भी हिंदी में होंगे। बट अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपकी खुद की एसएसटी जो है अगर वो इंग्लिश में है तो सेम चैप्टर मैंने इंग्लिश के नोट्स के साथ भी अपलोड कर रखा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप ये नोट्स जो है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो जी चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है जी सत्ता की साझेदारी, और हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। ओके, सत्ता, सत्ता का क्या मतलब होता है? सत्ता का मतलब होता है जी पावर, है ना, पावर होता है सत्ता का मतलब। और साझेदारी का मतलब होता है शेयरिंग। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी से हमें क्या मतलब समझ आया? पावर शेयरिंग, पावर को बांटना। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, पावर को बांटना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं अब आपको है ना एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये आप हो और ये आपका भाई है। ठीक है, आपका भाई जब स्कूल से भागकर घर आता है ना, मतलब हाफ डेज में आ जाता है, मतलब भाग कर आता है। ठीक है, मतलब जो सरकारी स्कूल के बच्चे होंगे उनको बहुत अच्छे से बात समझ आ रही होगी। जो मतलब अपनी जो दीवार है ना वो फांग के आ जाते हैं स्कूल की, है ना। तो जब वो घर पे आता है तो वो बताता है कि हाँ मैं आज घर से मतलब भाग के आया हूँ स्कूल से, तो उसको कुछ नहीं कहा जाता। ठीक है, उसको बस समझाया जाता है, मतलब कोई वॉयलेंस नहीं होता उसके साथ, समझ रहे हो, बहुत प्यार से उसको बोला जाता है कि मत करा कर ऐसा। बट अगर सेम चीज़ आप करते हो, मान लो आप स्कूल से भाग कर आते हो, तो फिर पापा को बताई जाती है बात, और फिर पापा कुटाई करते हैं, फिर मम्मी अलग चप्पल लेके भागती हैं आपके पीछे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपके और आपके भाई के बीच में सत्ता का बंटवारा अच्छे से नहीं हो रखा। आपके भाई के पास ज़्यादा पावर है, तभी तो वो इतना कुछ कर देता है, बट सेम काम आप करते हो तो आपकी तोड़ाई होती है ना। तो अब देखो, इससे आपके और आपके भाई के बीच में कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। और कभी ना कभी तो आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि ये क्या कर रहे हो यार, एक उसको कुछ नहीं कहते आप, मेरे को मारते हो, है ना। निकल जाता है ना कभी इमोशन इमोशन में। चलो ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया, घर का एग्जाम्पल दिया। अब आप इसको एक बड़े देश की तरह समझो। मान लो एक देश में दो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। सरकार जो है सिर्फ एक भाषा बोलने वाले लोगों के लिए काम करती है, दूसरे भाषा वाले लोगों के लिए कोई काम नहीं करती। तो इन दोनों भाषा में प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? ये दोनों भाषा जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं उनमें लड़ाई होगी नहीं होंगे? दंगे होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। और इससे क्या होगा? देश का भी नुकसान होगा। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी करना किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम दो देशों का एग्जाम्पल देखेंगे, दोनों में ही सत्ता की साझेदारी नहीं हो रखी थी, बट उसमें से एक देश ने अपनी सत्ता की साझेदारी कर ली, पावर को बांट दिया, और वहां पर आज शांति है। बट जो दूसरा देश था उसने आज भी पावर को अच्छे से डिवाइड नहीं करा, इसलिए आज भी वहां पर दंगे होते हैं। अब मैं पहले तो उसमें से पहला देश है बेल्जियम। अब मैं बेल्जियम के बारे में पहले आपको बताऊंगा, फिर आप मेरे को बताना कि बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी करी या नहीं करी। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम बेल्जियम की बात करेंगे। बेल्जियम है ना यूरोप के अंदर एक छोटा सा देश है। यूरोप में आपको बता दूं महाद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए बेल्जियम किस महाद्वीप में है, तो याद रखना यूरोप के महाद्वीप में है। छोटा सा देश है। और कितना छोटा है, उसका जो एरिया है ना हमारे हरियाणा से भी कम है। मतलब अपना हरियाणा जो है ना, उसके एरिया से भी कम है इनका। इनका क्षेत्रफल हरियाणा से भी छोटा है। इनका जो सीमा है ना, सीमा क्या नहीं, बॉर्डर, जैसे कि ये मान लो ये हमारा बेल्जियम है, तो इसके चारों तरफ है ना 4 देश हैं। कौन कौन से? एक तो है नेदरलैंड, एक फ्रांस है, एक जर्मनी और एक लग्जमबर्ग है। नाम याद रखना, एग्जाम में पक्का ये याद मतलब आता ही आता है। इसका क्वेश्चन कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है कि ये बताओ कि बेल्जियम का इन चारों में से कौन सा देश है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता। और एग्जाम में आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा इंडिया, मतलब ऑप्शन में इंडिया दे दिया जाएगा। तो इंडिया का बेल्जियम से कोई लेना देना नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं मिलता हमारा बेल्जियम से। ठीक है, हम तो एशिया के अंदर है और बेल्जियम तो यूरोप में है। ठीक है, तो ये जो इनके पड़ोसी देश हैं ये बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपको। और मैं इसकी पॉपुलेशन अगर बताऊं तो हरियाणा से बिल्कुल आधी है। हरियाणा की पॉपुलेशन जो है वो आपको पता है कि 2 करोड़ है। तो इनकी जो पॉपुलेशन है हमारे बेल्जियम की वो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ है, लगभग लगभग 1 करोड़ है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया बेल्जियम के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम किन लोगों में थी, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं बता दूं यार कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। देखो नोट्स वगैरह तो मैं आपको बता दूं, पहले तो नोट्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो www.mainpointstudy.in। एंड डोंट वरी, नोट्स जो हैं वो एकदम फ्री है। व्हेन आई से इसका मतलब फ्री, मतलब फ्री, टोटली फ्री। कोई साइन अप नहीं, कोई लॉगिन नहीं, जाओगे डायरेक्टली आप नोट्स डाउनलोड कर पाओगे पीडीएफ के अंदर, वो भी ओके। बट एक यार छोटी सी रिक्वेस्ट है, और मैं बता दूं सिर्फ ऐसा नहीं है, चैप्टर के नोट्स एमसीक्यू भी मिलेंगे आपको। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने इन नोट्स को जो है वो फ्री कर रखा है आपके लिए,
तो आप जब आप इस वेबसाइट पे जाओ ना और कोई ऐड वगैरह मिले आपको तो क्लिक करके 10 सेकंड रुक जाना यार, ठीक है? क्योंकि देखो आज नहीं तो कल है ना इस वेबसाइट का मतलब प्रेशर मेरे को झेलना पड़ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि इसका ना जो आप कह सकते हो कि सर्वर की कॉस्ट है ना वो अभी मैं मैनेज कर रहा हूँ, बट क्या पता फ्यूचर में ऐसा कोई टाइम आए जब मैं इसकी जो सर्वर की कॉस्ट है वो मैनेज नहीं कर पाऊँ, है ना? क्योंकि मैं जैसे जैसे नोट्स अपलोड कर रहा हूँ ना वैसे वैसे सर्वर की कॉस्ट बढ़ रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार इनडायरेक्टली आप सपोर्ट करो, ठीक है? वैसे तो मैंने कंट्रीब्यूट का बटन दे रखा है, आप मेरे को पेटीएम वगैरह से भी सपोर्ट कर सकते हो, वेबसाइट में मैंने पेटीएम वगैरह का दे रखा है। बट आप अगर वैसे नहीं भी सपोर्ट कर सकते ना तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप जो वेबसाइट पे ऐड चल रही होगी ना उसको आप क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। बहुत बच्चे सेंटी हो जाते हैं कि सर हम आपको पेटीएम नहीं कर सकते, सर हम रियली सॉरी। अरे सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है यार, मौज लो, अच्छे मार्क्स लाओ। मेरे लिए सबसे बड़ा जो गिफ्ट होगा ना अच्छे मार्क्स हैं आपके, मतलब दिल को शांति मिल जाएगी मेरे, ठीक है? चलो, और बाकी मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? अभी अभी आप 9 से आए हो, पता नहीं आपको टेलीग्राम के बारे में पता है नहीं पता। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, व्हाट्सएप की तरह ही होती है, बट व्हाट्सएप में आप 257 से ज़्यादा बच्चों को ऐड नहीं कर सकते, बट टेलीग्राम में आप देख ही सकते हो कि 9.2 यानी ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे यहाँ पर पहले से एडेड हैं जो अब 11th में जा चुके हैं, क्योंकि हम न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो अब 10th के नए नए बच्चे आएंगे तो आप इसमें जुड़ जाना। ये वीडियो के लिंक तो मैं शेयर करता ही रहता हूँ, साथ में जो भी आपके पीडीएफ वगैरह होते हैं या कभी कभी जो एमसीक्यू वगैरह होते हैं वो भी मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ, ठीक है? तो इसको ज्वाइन कर लेना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। बाकी हमारे अलग अलग चैनल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है मेन पॉइंट टेक। अगर आप अर्निंग वगैरह करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार घर से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता पॉकेट मनी के लिए, तो मेन पॉइंट टेक जो है बेस्ट चैनल है। मैं यहाँ पर ये बताता हूँ स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकता है, वेबसाइट से कितना अर्न कर सकता है, कैसे अर्न कर सकता है ना? यूट्यूब पर कॉपी पेस्ट करके वीडियो डाल के कैसे अर्न कर सकता है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 30 वीडियो डाल रखी है और अभी जो है इस पर 12,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो आप भी इस पर ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन हो या ना हो, मतलब सब्सक्राइब करो ना करो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वीडियो का फ़ायदा उठाना, ठीक है? और अगर आप कभी अर्न कर पाओ, है ना, मेन पॉइंट वीडियो की मतलब मेन पॉइंट टेक की वीडियो देखकर, तो एक बार कमेंट ज़रूर करना कि सर हाँ मैंने मेन पॉइंट टेक की वीडियो देखी और मैं महीने का इतना इतना अर्न कर पा रहा हूँ, ठीक है? बाकी हमारे व्लॉगिंग चैनल है, आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं भी रात को स्टडी वगैरह करता हूँ तो कभी कभी लाइव आ जाता हूँ मैं यहाँ पर। बाकी मेन पॉइंट गेमिंग और यूनिक वर्ल्ड का चैनल है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब आते हैं दोबारा से। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने बेल्जियम के बारे में देखा था। बेल्जियम जो है यूरोप के अंदर है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है, और साथ ही में मैं बताऊं तो नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ इसका बॉर्डर वगैरह मिलता है। अब हम ये देखेंगे कि जी बेल्जियम के अंदर प्रॉब्लम क्या है ना? तभी तो हमें पता चलेगा कि यार किन किन दो कम्युनिटी में पावर की बात हो रही थी, क्या क्या बेल्जियम ने पावर नहीं बांट रखी थी सही से या बांट रखी थी, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी बेल्जियम की पहले जातीय बनावट, तभी तो हमें पता चलेगा किन किन जाति के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी वहां पर, है ना? तो ये है ना बेल्जियम का मैप है, ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा। तो बेल्जियम का ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ऊपर वाला एरिया ध्यान से देखना, इसको कहते हैं फ्लेमिश क्षेत्र। क्या कहते हैं? फ्लेमिश, ठीक है? इसके अंदर 59% पॉपुलेशन रहती है, 59% जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है वो यहीं पर रहती है और वो बोलती है डच भाषा। क्लियर हो गया ना जी? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? और बाकी जो हमारी 20% सॉरी मैं आपको बता दूं, बाकी जो हमारी 40% आबादी है ना वो यहाँ पर रहती है, ठीक है? इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को बोलते हैं विलोन, या मैं बोलूँ इसको विलोनिया रीजन भी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? विलोन भी बोल सकते हो आप, हिंदी में विलोन लिखा हुआ है, बट अगर आप पावर शेयरिंग यानी इंग्लिश की बुक उठाओगे तो उसमें विलोनिया दे रखा है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप विलोन याद रखना। तो विलोन वाले क्षेत्र में 40% आबादी रहती है जो फ्रेंच बोलती है, ठीक है? और जो 1% है ना, जो बचा हुआ 1% है, वो ये जर्मन है। ये जो दिख रहा है ना आपको ये वाला हिस्सा, ये जर्मन भाषी लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है? जर्मन भाषी लोग रहते हैं। यानी हमें क्या पता चला कि हमारे बेल्जियम के अंदर 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं, डच भाषा बोलते हैं, और 40% जो लोग हैं वो वलोन क्षेत्र में रहते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 1% जो है वो जर्मन भाषा बोलते हैं, है ना? 59 + 1 60, 60 + 40 100% हो गया ना? अब मजे की बात सुनना, अब है ना मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत ध्यान से सोच के आंसर देना। किसी भी देश का जो रूल और रेगुलेशन होता है, किसी भी देश पर के जो कानून होते हैं ना वो कहाँ से बनाए जाते हैं, है ना? जैसे भारत है, भारत के अंदर जो भी पॉलिसी वगैरह बनती है, कानून वगैरह बनते हैं, तो वो भारत के किस क्षेत्र से बनते हैं, किस क्षेत्र में पास होते हैं? दिल्ली में होते नहीं होते? यानी क्यों दिल्ली में क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है, हमारा पार्लियामेंट वगैरह, मंत्री वगैरह बैठते हैं, आपको पता है ना, वही कानून वगैरह बनाते हैं, मंत्री वगैरह कानून वगैरह बनाते हैं। तो मंत्री कहाँ पर बैठते हैं? हमारे संसद में। संसद कहाँ पर है? दिल्ली में। तो अपने को एक बात क्लियर हो गई कि किसी भी देश का कानून जो है ना उसकी राजधानी में बनता है,
और वैसे ही हमारे बेल्जियम की भी एक राजधानी थी। बेल्जियम की राजधानी जो थी उसका नाम था ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स भी बोलते हैं, नाम याद रखना आएगा, इंपॉर्टेंट है, पक्की बात है, एमसीक्यू में पक्का छपने वाला क्वेश्चन है ये, कि ये बताओ कि हमारा जो बेल्जियम था उसकी राजधानी का क्या नाम था? ब्रुसेल्स नाम था। ठीक है, अब ब्रुसेल्स में उल्टा सीन था। उल्टा सीन कैसे था मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हमने पढ़ा ये वाला ऊपर, तो हमें क्या पता चला? अभी तक तो हमें ये पता चला 59% डच लोग हैं, 40% फ्रेंच लोग हैं, 1% जर्मन है, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है पूरे के पूरे बेल्जियम के अंदर 59% है डच लोगों की। परंतु अगर हम बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करें ना, वहां पर अलग सीन था। वहां पर जो है वो 80% लोग फ्रेंच थे और 20% लोग डच थे, और यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनना। सारे के सारे कानून जो है वो कहां पर बनते थे? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में किसकी मेजोरिटी थी? यानी ब्रुसेल्स में कौन से लोग बहुसंख्यक थे? किनकी जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी? फ्रेंच लोगों की। और इसी का फायदा फ्रेंच लोगों ने उठाया। कैसे? उन्होंने जो भी कानून बनाए ना वो हमेशा अपना ही फेवर करते थे। मतलब जॉब में जो है फ्रेंच भाषी लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, है ना, उन्हीं के लिए ज्यादा काम हुआ करता था। ठीक है, मतलब ध्यान से सुनो आप, पूरे बेल्जियम के अंदर फ्रेंच जो लोग थे वो सिर्फ 40% थे। बट क्योंकि बट क्योंकि ब्रुसेल्स में इनकी पॉपुलेशन जो थी वो 80% थी, इसलिए इन्होंने फायदा उठाया और अपने लिए ही फायदे के काम करना शुरू किए। ठीक है, यानी फ्लैमिश जो पूरे के पूरे बेल्जियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे डच जो थे वो पूरे के पूरे बेल्जियम के अंदर 59% होने के बावजूद भी, क्योंकि वो ब्रुसेल्स में सिर्फ 20% थे, इसलिए इनके लिए काम नहीं होता था। ठीक है, समझ आ गया? अब यहीं पर दिक्कत क्रिएट हो गई, जो फ्रेंच है और डच भाषी लोगों के बीच में दिक्कत क्रिएट हो गई, है ना। जो हमारे डच भाषी लोग हैं उन्होंने ये बोला कि यार एक बात बताओ, हम पूरे बेल्जियम में 59% है, ठीक है, फिर भी हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे लिए काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ब्रुसेल्स के अंदर 20% है ना, हम तो कुछ ज्यादा मांग भी नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं तो चलो तुम कोई बात नहीं 40% हो, बट कम से कम हमको बराबर के अधिकार तो दो। ऐसे थोड़ी ना कि आपकी ब्रुसेल्स यानी राजधानी के अंदर 80% पॉपुलेशन है तो इसका मतलब सिर्फ अपने लिए करोगे, हमारे लिए भी तो कुछ करो। अब यही बात जो मैंने बोली उसको यहाँ पर हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। आपसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेल्जियम की जातीय बनावट बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधा 3 नंबर का छपता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली ये भी बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऑल दो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब ध्यान से देखो, देश की कुल आबादी का जो 59% जो पॉपुलेशन थी वो कहाँ रहती थी? हमारी फ्लेमिश क्षेत्र में। बता चुका हूँ कौन सी भाषा बोलती थी? डच भाषा बोलती थी। 40% जो लोग हैं वो यहाँ पर बोलोन रीजन क्षेत्र में रहते थे, देखो दिख रहा है आपको, और कौन सी? फ्रेंच भाषा बोलते थे। जो 1% शेष बचे वो कौन सी? जर्मन भाषा बोलते थे। ओके, और राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर उल्टा सीन था, 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग जो है वो डच बोलते थे। ये बात मैंने लिखी हुई है। ठीक है, अब समस्या क्या थी? समस्या मैं आपको बता चुका हूं कि जो फ्रेंच भाषी लोग थे ना वो अल्पसंख्यक थे, इनकी पॉपुलेशन कम थी, बेल्जियम में कम थी ना। 59% लोग जो पॉपुलेशन थी वो तो डच की थी, पर फ्रेंच की तो सिर्फ 40% थी, तो यानी ये पूरे के पूरे बेल्जियम में अल्पसंख्यक थे, पर ये ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। अब समृद्ध और ताकतवर यानी अमीर थे और पावरफुल थे। क्यों थे अमीर और पावरफुल? ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ब्रुसेल्स में इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी और इनके लिए ही काम हुआ करता था। ठीक है, और बहुत बाद जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। ठीक है, जो हमारे जो डच लोग थे ना पहले तो पढ़े लिखे नहीं थे, बट जब इनको पढ़ाई लिखाई मिली, इनको आर्थिक विकास हुआ, तो उन्होंने कहा यार ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, ये जो फ्रेंच लोग हैं ये तो फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, समृद्ध और ज्यादा समृद्ध और ज्यादा ताकतवर बन रहे हैं और इसका हमको कोई लाभ ही नहीं हो रहा है ना। और ये जो दिक्कतें थी वो 1950 से 1960 के दशक में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इन दोनों जो लैंग्वेज है, इन दोनों समूहों के बीच में, कौन कौन से समूह? हमारे फ्रेंच भाषी समूह और डच भाषी समूह के बीच में, इन लोगों के बीच में लड़ाई जो है वो बढ़ने लगी, तनाव बढ़ने लगा। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दो समुदाय की लड़ाई है ना, ये सबसे ज़्यादा हमें ब्रुसेल्स में देखने के लिए मिली, क्योंकि ब्रुसेल्स में आपको पता है सीन बिल्कुल उल्टा था। 20% जो थे वो डच थे, ठीक है, और 80% जो लोग थे वो फ्रेंच थे। तो इसके लिए वहां पर जो ब्रुसेल्स में जो लोग रहते थे ना 20% डच, वो थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा थे कि यार हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। चलो जी, ये बात हमें समझ आ गई। अब डच बोलने वाले लोग की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, यही बात लिखी हुई है। जो डच भाषी लोग थे उनकी परसेंटेज ज्यादा थी, 59% लोग थे, ठीक है, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। परंतु अगर पैसे की बात आए और पावर की बात आए तो हमारे डच लोग जो थे वो फ्रेंच से बहुत पीछे थे, है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अब तो हमें बेल्जियम का पूरा सीन समझ आ गया कि सर जी बेल्जियम यूरोप के अंदर है, ठीक है, डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच में प्रॉब्लम है।
ठीक है, अब हम ये चीज़ बाद में देखेंगे कि इन्होंने इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया या नहीं किया। ठीक है, अभी हम दूसरे देश का एग्जाम्पल देखते हैं। समझ आ गया ना, अभी मैंने बताया नहीं है, वैसे मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, चलो बता ही देता हूँ आपको। इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था? जो समस्या क्या थी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो डच भाषी लोग हैं ना, वो ये बोल रहे थे कि भाई हमारी जो ब्रूसेल्स के अंदर पॉपुलेशन है सिर्फ 20% है, इसका फायदा जो है वो फ्रेंच लोग उठा रहे हैं और अपने लिए ही कानून वगैरह बना रहे हैं, है ना, तो इसलिए हमको बराबर के अधिकार दिए जाएं। और बाद में जाकर बेल्जियम के अंदर ऐसा ही हुआ, बराबर अधिकार दिए गए डच को भी और हमारे फ्रेंच लोगों को भी, तो जाकर वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बट आज वहां पर बहुत ज़्यादा शांति है, आज वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे देश पे। मैं ऑल दो बताऊंगा मैं आपको आगे चल के, अभी पूरा का पूरा क्लियर करूंगा, बट अभी दूसरे देश पे आ जाते हैं। इसका नाम तो पक्का आपने सुना होगा, श्रीलंका, रावण की लंका। ठीक है, श्रीलंका जो है वो द्वीपीय देश है, आपको पता है। जो इंडिया है, इंडिया के नीचे, अपने भारत के नीचे, अपने प्यारे भारत के नीचे श्रीलंका पड़ता है यहाँ पर, है ना। जो श्रीलंका है वो एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय का देश का मतलब क्या होता है? इसके आसपास पानी पानी है, ये पता ही है आपको। और ये हमारे तमिलनाडु से, ये अपना तमिलनाडु है ना, जैसे मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, जैसे ये अपना तमिलनाडु, यहाँ पर अपना तमिलनाडु है, तो उससे कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ अपना श्रीलंका पड़ता है। ये श्रीलंका है, ठीक है, और ये अपना तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु लिख देता हूँ मैं, ओके। और अगर हम श्रीलंका की पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2 करोड़ है। बेल्जियम की कितनी थी? 1 करोड़ थी। और हमारे श्रीलंका के अंदर जो जातीय समूह, अलग अलग जातीय समूह के लोग रहते हैं। अब कौन कौन सी जाति समूह के लोग रहते हैं, इसको मैंने इस टेबल से नहीं, बेसिकली एरो से समझाया है। ठीक है, बट आई होप ये बात आपको समझ आ गई जो मैंने अभी तक बताई है श्रीलंका के बारे में, कि द्वीपीय देश है, तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर दूर है। और ये जब मैंने तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर दूर है, ये जानबूझ के लिखा है। ठीक है, ये अभी आएगा, मैं पूछूंगा आपसे, तमिलनाडु वर्ड याद रखना। ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है और आबाद, मतलब अलग अलग समूह के लोग यहाँ पर रहते हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो श्रीलंका के अंदर ना बेसिकली 2 भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो रहते हैं। कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं? एक तो है सिन्हली भाषा, ये आपने कभी सुना होगा, एक सिन्हली भाषा होती है, श्रीलंका के अंदर बोली जाती है। और दूसरी भाषा है तमिल भाषा। ठीक है, तो 2 भाषा बोलने वाले जो लोग हैं हमारे श्रीलंका के अंदर रहते हैं, एक तो सिन्हली भाषा के लोग हो गए और एक हो गए तमिल भाषा के लोग। सारे के सारे जो सिन्हली भाषा बोलते हैं ना वो बौद्ध हैं। ठीक है, वो गौतम बुद्धा को मानते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानते हैं वो। ठीक है, और अगर उनकी पॉपुलेशन देखें तो वो 74% है। ओके, यानी हमारे बेल्जियम के अंदर, हमारे श्रीलंका के अंदर 74% लोग जो हैं वो सिन्हली भाषा बोलते हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं, है ना। ये बात क्लियर हो गई ना, सिंपल बात है। और अगर मैं तमिल की बात करूं तो हमारे तमिल जो लोग हैं ना वो है जी 18%, 18% है, और वो हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो है वो 18% है जो तमिल भाषा बोलते हैं। क्लियर हो गया। और हमारे सिन्हली कौन थे? सिन्हली कौन सी भाषा बोलते थे, सॉरी कौन सा धर्म को मानते थे? बौद्ध, गौतम बुद्धा को मानते थे। ठीक है जी, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब देखो तमिल में भी फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा था। तमिल कितने परसेंट थे? 18% थे। अब इसमें भी 2 टाइप के तमिल थे, एक तो हिंदुस्तानी तमिल हो गए और एक हो गए श्रीलंकन तमिल। अब आप बोलोगे सर हिंदुस्तानी तमिल, इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ना कि याद रखना जी तमिलनाडु, है ना। तो बहुत सारे ऐसे हमारे भारत के जो तमिल लोग हैं वो क्या गए थे काम की तलाश में, या बहुत पहले के टाइम में वो श्रीलंका गए थे और फिर वो श्रीलंका के ही होके रह गए, वहीं पर उन्होंने अपने जीवन वगैरह को व्यतीत वगैरह किया और आज वो वहीं पर रहते हैं। ठीक है, बट वो हिंदुस्तान से आए हैं इसलिए उनको हिंदुस्तानी तमिल बोला जाता है। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन जो है सिर्फ 5% है और मैक्सिमम जो हमारे 13% श्रीलंकन तमिल है ना वो श्रीलंका में पहले से ही रहते थे। ठीक है, यानी हमारे सिर्फ 5% लोग हमारे इंडिया से गए थे, कहाँ पर? हमारे श्रीलंका के अंदर गए थे। ओके, बट जो समझ आया ना, दोबारा से बता देता हूँ, 18% लोग जो हैं वो हमारे श्रीलंका के अंदर तमिल बोलते हैं। ओके, उसमें से 5% जो हैं वो इंडिया से आए हैं, बाकी 13% लोग श्रीलंका में ही रहते थे, है ना। सिंपल है ना, क्लियर हो गया ना। अब यही बात आपको क्या करनी है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि श्रीलंका की जातीय बनावट बताइए, तो आपको बोलना है कि श्रीलंका में 74% लोग सिन्हली भाषा बोलते थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। श्रीलंका में 18% लोग तमिल भाषी बोलते थे जो हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानते थे। ओके, और 18% तमिल आबादी में से 5% हिंदुस्तानी तमिल लोग थे और बाकी 13% जो लोग हैं वो श्रीलंकन तमिल भाषी लोग थे। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। बड़ा बच्चे बोलेंगे सर जी हमारी मैथ इतनी भी कमज़ोर नहीं है, आप है ना हमें थोड़ा सा गुमराह कर रहे हो।
74% और 18% तो सर 92% होता है। आप ये 8% कहाँ खा गए? 8% लोगों के बारे में तो आपने बताया नहीं। सही पकड़े हैं, मैंने नहीं बताया। अब सुन लो फिर, 8% में से जो 7% लोग थे ना वो ईसाई थे। ईसाई मतलब क्रिश्चियन थे, वो जीसस वगैरह को मानते थे वो। और उनकी जो परसेंटेज थी वो 7% थी, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इनका फायदा था, इनका फायदा कैसे था? ये इनको कोई छेड़ता नहीं था। क्यों? क्योंकि ये सिंधी भाषा भी बोलते थे और तमिल भाषा भी। यानी बेसिकली इनको कोई सिंधी मिलता था तो सिंधी भाषा में बोलने लग जाते थे, तमिल मिलता था तो तमिल भाषा में लोग तमिल भाषा बोलने लग जाते थे। तो यानी जो हमारे 7% ईसाई धर्म के लोग थे ना, उनको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। ठीक है। और अब आप बोलोगे सर जी फिर भी तो 1% बच गया। तो 1% जो है वो अदर्स है, अन्य। ठीक है। बहुत मान लो वहाँ पर कोई हिंदी भाषा भी बोलने वाला 1%, मतलब बहुत ही कम। अन्य भाषा होते ना, कभी कभी वहाँ पर म्यांमारी भाषा बोलने वाले लोग या तमिल या नेपाली भाषा बोलने वाले लोग, हिंदी तमिल तो नहीं, हिंदी भाषी बोलने, उर्दू भाषी बोलने वाले लोग तो 1% में आ जाते थे, वो अदर्स थे। ठीक है। बट मेन आपको यही याद रखना है। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी, मैं आपको प्रॉब्लम वैसे ही बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। ठीक है। इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी। श्रीलंका जो था वो कब आज़ाद हुआ था? वो हुआ था 1948 में आज़ाद हुआ था। सॉरी मैंने 89 लिख दिया, 1948 में आज़ाद हुआ था। आपको एक और बात बता देता हूँ, याद रखना ये बात। जो श्रीलंका है ना वो आज़ाद हुआ था 1948 में, और जब वो आज़ाद हुआ था ना, इसका नाम था सिलोन। क्या नाम था? सिलोन। ये अगले पेज पे लिखा हुआ होगा, सिलोन नाम था। और 1972 में इसका जो नाम था वो लंका पड़ा। और फिर एंड में जाकर उसके आगे 1978 में श्री लगा दिया, और श्रीलंका का ऑफिशियल नेम जो आज हम देखते हैं ना श्रीलंका, वो 1978 में पड़ा। ये बात आपको समझ आ गई? अब देखो ये तो मैंने वैसे ही बताया, अब दिक्कतें सुन लो। दिक्कत पता है क्या थी? जब श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था ना, तो ज़्यादातर जो सरकार में लोग थे ना वो सिंहली भाषा के लोग थे। ऑब्वियस सी बात है, इनकी पॉपुलेशन जो थी वो ज़्यादा थी, तो ज़्यादातर जो मंत्री थे वो सिंहली भाषा के थे। अब यहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। कैसे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई? जो सिंहली लोग थे ना, उन्होंने बहुसंख्यकवाद किया। बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है? बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है देश के अंदर जिन लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होना, उन्हीं के लिए सिर्फ काम करना, बाकी लोगों के लिए काम ना करना, इसी को कहते हैं बहुसंख्यकवाद। तो हमारी जो श्रीलंका के अंदर जो सरकार थी उसमें ज़्यादातर लोग कौन से थे? सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे। तो इन्होंने सिंहली लोगों के लिए ही काम किया। ठीक है। क्योंकि वो बहुसंख्यक थे, उनको पता है यार वोट चाहिए तो सिर्फ सिंहली के लिए ही काम करो, है ना। देखो सिंहली के लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं थी, परंतु दिक्कत तब आई जब उन्होंने तमिल की सारी मांगों को ठुकरा दिया। ठीक है। वो बहुत सारे ऐसे कानून लेकर आए जो सिर्फ और सिर्फ सिंहली का फायदा करते थे, तमिल का फायदा नहीं करते थे। अब वो कौन कौन से कानून लेकर आए वो अभी हम देखने वाले हैं। चलो जी हम देखते हैं। तो देखो पहले तो श्रीलंका की समस्या क्या थी। अब श्रीलंका का भी हम पूरा का पूरा जातीय बनावट तो हम देख चुके हैं, है ना। 74% जो लोग थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ओके। और ये बात हमें क्लियर हो गई। और जो सिंहली भाषा बोलते थे, और 18% जो लोग हैं वो हिंदू और मुस्लिम थे और तमिल भाषा बोलते थे। और 18% में से भी 5% हिंदुस्तानी तमिल थे, और 13% जो थे वो श्रीलंकन तमिल थे। मैं बार बार पता है क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आना चाहिए आंसर। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन तो चलो मैं आपसे वैसे ही पूछ लेता हूँ। आप मेरे को ये बताना श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? ठीक है। श्रीलंका की राजधानी बताना आप मेरे को, नीचे कमेंट करना। और ये भी बताना कि श्रीलंका की क्या एक राजधानी है या दो राजधानी है, ये आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ये पहला आपका गूगल वर्क हो गया, गूगल से देखकर बताना आपको, बट याद रखना है आपको लॉन्ग टर्म में। ठीक है। चलो तो 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। पहले श्रीलंका का नाम सिलोन था, ये भी बता चुका हूँ। और एंड में श्रीलंका नाम इसका 1978 में पड़ा। ठीक है। सिंहली नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, ये भी मैंने आपको बता दिया। जब आज़ाद हुआ था हमारा श्रीलंका 1948 में, तो सरकार के अंदर ज़्यादातर जो मंत्री थे वो सिंहली भाषा के थे, और उन्होंने अपना प्रभुत्व कायम, अपना एक तरह से जोर जो है वो आजमाना शुरू कर दिया। क्या क्या किया उन्होंने फैलाया जी बहुसंख्यकवाद। अब बहुसंख्यकवाद क्या मतलब होता है? यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, यानी अगर किसी एरिया में या किसी देश के अंदर किसी टाइप के लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वह मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतें या इच्छा की अवहेलना कर सकता है। इसका मतलब बोल रखा है ये बहुसंख्यकवाद का। ये मतलब होता है कि देश के अंदर जो बहुसंख्यक है उन्हीं के लिए काम करना, और जो अल्पसंख्यक है उनके लिए काम ना करना, इसे ही हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं, जो कि श्रीलंका में हुआ था। ठीक है। यहाँ अभी भी हो रहा है
क्या हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हमें पता कैसे चलता है, आप बोल सकते हो कि सर आपको कैसे पता जी बहुसंख्यकवाद होता है, ऐसा कौन सा कानून लेकर आ गई थी श्रीलंका की सरकार। चलो वो कानून भी देख लेते हैं। तो ये रहा जी वो कानून, ठीक है। तो 1956 में है ना श्रीलंका की सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई थी जिससे हमें साफ पता चल गया कि श्रीलंका जो है वो बहुसंख्यकवाद कर रही है। क्या कर रही है बहुसंख्यकवाद, देखो सबसे पहली चीज जो 1956 में कानून आया था ना, उसमें ये बात बोल दी गई कि सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। राजभाषा समझते हो, राजभाषा बना दिया गया सिंहली को, ठीक है। देखो सिंहली को राजभाषा बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत ये थी कि तमिलों ने ये बोला कि भैया हम भी तो रहते हैं, आप एक ही भाषा को राजभाषा क्यों बना रहे हो, ठीक है। आप जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक आपको पता है भारत की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, कोई भी नहीं। भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है पता है, इसका रीज़न ये है कि हमारे देश में बहुत अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, हमारे लिए सब इक्वल है, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयाली हो, बंगाली हो, और बहुत सारी भाषाएं, सारी भाषा सब हमारे लिए बहुत ही इक्वल है, बहुत ही सारी इक्वल है हमारे लिए। तो इसलिए किसी एक को बढ़ावा देना और किसी दूसरे को बढ़ावा ना देना ये अपने को गलत लगता है। तो इसलिए हमने क्या किया, किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि हिंदी हमारी नेशनल भाषा है, हिंदी हमारी नेशनल भाषा नहीं है। हाँ, भारत में ज़्यादातर प्रतिशत जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, और आप नोटिस करोगे साउथ में भी हिंदी भाषा को पढ़ाया जाता है, ज़्यादा फोर्स किया जाता है, फोर्स फोर्स बहुत गलत वर्ड हो जाता है, बट पढ़ाया जाता है। पता है इसका रीज़न क्या है, क्योंकि थोड़ी सी उनको आसानी होती है। आप देखोगे ज़्यादातर इंडिया में, दिल्ली के अंदर, इंडिया में तो नहीं, दिल्ली के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल में अपने जो साउथ के लोग हैं ना, जैसे कि अपना तमिलनाडु हो गया, अपना कर्नाटका हो गया, वहाँ के होते हैं डॉक्टर, पढ़े लिखे होते हैं, केरला वगैरह, तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब अगर उनको हिंदी आएगी तो थोड़ा सा उनके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा सा आपको पता है कि हमें कन्नड़ भाषा नहीं समझा, मतलब पढ़ाई जाती, तमिल भाषा नहीं पढ़ाई जाती, पढ़ाई ही नहीं जाती, ठीक है। मतलब कोर्स के अंदर ही नहीं होती तमिल भाषा, है ना, आप एडिशनल भी नहीं ले सकते। तो इसी वजह से जो है वो आप कह सकते हो कि हिंदी को थोड़ा सा प्रभुत्व दिया जाता है, थोड़ा सा आप कह सकते हो इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस वजह से नहीं कि हिंदी को भाई कोई के हिंदी का प्रभुत्व कायम करेंगे या ऐसा नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। थोड़ी एक कॉमन लैंग्वेज होती है ना, तो थोड़ा सा ईजी रहता है। ओके चलो जी, ओके, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो पहली बात तो है जी, लोग गुस्सा हो गए, तमिल ने बोला कि चलो आपने राजभाषा बना दिया, हमें भी कुछ कर दो। उन्होंने बोला भाई घर जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होना यहाँ पर, ठीक है, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, सिंहली भाषा ही राजभाषा रहेगी। श्रीलंकन तमिल ने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, भाषा ये तो है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। बट उसके बाद क्या हुआ कि विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली। इसका मतलब है जैसे कि मान लो हम दोनों के दोनों श्रीलंका में रहते हैं, आप और मैं, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, हम दोनों के दोनों श्रीलंका में रहते हैं, हम दोनों जॉब का इंटरव्यू देने गए, ठीक है, और हम सब दोनों की क्वालिफिकेशन एकदम इक्वल है, सेम क्लास में पढ़ते थे, सब कुछ सेम था हमें, बट मैं तमिल भाषा बोलता था, आप सिंहली भाषा बोलते थे, ठीक है। मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे से सवाल पूछे, सिंहली के अंदर पूछे, मैंने सॉरी बोला, और मैंने बोला तमिल भाषा में कि मेरे को सिंहली नहीं आती, आप अगर मेरे से तमिल में पूछ लो या इंग्लिश में पूछ लो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। कहते उठो और बाहर जाओ, ऐसे बोल दिया जाता है मेरे को। और आपको जैसे ही आप वो क्वेश्चन करते हैं तो आपको आंसर आता है, आपने वो आंसर बता दिया, क्योंकि आपको सिंहली भाषा आती है, तो आपको जॉब दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये नीति चली, क्या ना, जॉब में भी थोड़ा सा सिंहली भाषा को प्रामुख, मतलब आप कह सकते हो प्रभुत्वता दी जाने लगी, प्राथमिकता दी जाने लगी, इससे थोड़ा सा उनको दिक्कत हुई। कॉलेज में भी उन बच्चों का एडमिशन होने लग गया जिनको सिंहली आती है, तमिलों को थोड़ा सा अलग थलग कर दिया गया। चलो ये चीज़ हुई दूसरी, इससे भी तमिल गुस्सा थे। तीसरी चीज़ क्या हुई, बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, यानी बौद्ध धर्म को, सिंपल बोले तो बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। अब आप बोलोगे सर बौद्ध धर्म को क्यों दिया गया, अरे भूल गए क्या, हमारे श्रीलंका के अंदर सिंधी भाषा जो थे, लोग थे जो थे, वो सारे के सारे बौद्ध धर्म को ही तो मानते थे, इसलिए बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया। अच्छा जी सर, ये भी हमें पता चल गया, इसका मतलब जी गलत हो रहा था, बिल्कुल गलत हो रहा था। तो अब तमिलों के साथ जब इतना कुछ हो रहा था ना, तब दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई। क्या क्या दिक्कतें हुई वही हम देखेंगे। अब देखो, श्रीलंकाई तमिल ने अपनी पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। अब तमिलों ने थोड़ा अपनी पार्टी वगैरह बनाई, है ना, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, राजनीतिक दल वगैरह बनाए, उन्होंने कहा कि जी तमिल को भी राजभाषा बनाओ, हमें भी क्षेत्रीय स्वायत्तता दो, शिक्षा और रोजगार में हमको भी, हमारे बच्चों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। बट उनकी मांगों को लगातार नकार दिया गया। उन्होंने बोला भाई घर जाओ, अपने घर जाके बैठो, थोड़ा पानी वानी पियो, क्योंकि हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे।
ठीक है, मतलब इतना गलत किया, समझ रहे हो आप। ठीक है, चलो अब हुआ क्या कि 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्म सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। इसका मतलब क्या है, जो तमिल लोग थे ना वो इतना परेशान हो गए थे कि वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि बात ऐसी है, देखो अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तमिलों के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आप एक काम करो, हमें यहाँ पर है ना श्रीलंका का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, अलग देश दे दो, हम अपना देश चला देंगे, या अपनी सरकार दे दो अलग अलग। अब दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई। दिक्कतें क्यों बढ़ गई, क्योंकि अब है ना हमारे जो तमिल लोग थे उन्होंने अपना देश मांगना शुरू कर दिया कि हमको अलग देश दे दो, क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, अलग देश दे दो, अलग सरकार दे दो। अब इसको लेकर जो थे, अब थोड़ा सा आप कह सकते हो सिंहली भाषा के लोग भी थोड़ा गुस्सा हो गए कि यार आप तो देश तोड़ने की बात कर रहे हो, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो है ना, वो आप कह सकते हो कि पारस्परिक जो विश्वास था ना वो टूटने लगा, टकराव बढ़ने लगे दोनों के दोनों समुदाय के बीच में, और गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध का मतलब समझते हो, जब देश के अंदर ही दो लोगों के बीच में या दो कम्युनिटी लोग तो नहीं, जब दो समुदाय के बीच में लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो उसको हम गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, गृह युद्ध कहते हो, तो एक तरह से गृह युद्ध वाली सिचुएशन हो गई थी, है ना। हमारे सिल्ली जो सरकार में लोग थे और हमारे जो तमिल लोग थे उनके बीच में लड़ाई वगैरह बहुत तगड़ी तरीके से शुरू हो गई थी। इसी के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके थे। बहुत सारे परिवार जो थे और जो लोग थे उन्होंने अपना मुल्क छोड़कर वो शरणार्थी बन गए। कहाँ पर आए होंगे, कहाँ पर आए होंगे, वो श्रीलंका से बहुत सारे जो लोग थे वो भागकर हमारे तमिलनाडु में आए। ठीक है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था, भारत ही है, तमिल जो हैं वो अपने भारत के ही हैं, तो फिर वो भारत आ गए, है ना। और इनमें से कई बहुत सारे ऐसे भी तो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी छिन गई। अब देखो, आप इतने टाइम से श्रीलंका में रह रहे थे, काम वगैरह था आपका, फिर आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के एक दिन वापस तमिलनाडु आना पड़ा, अपने भारत आना पड़ा, तो फिर एक अटैचमेंट भी बन जाता है और रोजगार भी छिन जाता है आपका कि यार पहले श्रीलंका में काम करते थे, इतनी प्रॉपर्टी वगैरह थी हमारी, बट सब छिन गई और बिल्कुल वैस मतलब आना पड़ा दोबारा से, कुछ भी नहीं था उनके पास, तो ये भी हुआ। और गृह युद्ध से जो मुल्क था, जो देश था ना श्रीलंका, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन बहुत कठिनाई में आ गया। यानी हर चीज़ से, मतलब सांस्कृतिक, सामाजिक, है ना, आर्थिक तौर पे, इकोनॉमी के मामले में हर पड़ाव में जो श्रीलंका है वो पिछड़ता जा रहा था इस लड़ाई की वजह से। ठीक है, आई होप ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हुआ हो। अभी चैप्टर बचा है, डोंट वरी, ऐसा नहीं है चैप्टर खत्म हो गया, अभी चैप्टर बचा है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्दी अपलोड करूंगा, बट आई होप आपको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप मेरे को बताओ कि जो हमारा बेल्जियम है, नीचे बिना देखे आंसर बताना है, वीडियो पीछे नहीं करनी चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए दोस्त, बिल्कुल भी। बेल्जियम की राजधानी बतानी है आपको पहले मेरे को, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको मेरे को ये बताना है कि जो बेल्जियम है ना वो किस महाद्वीप में है, ठीक है, किस महाद्वीप में है वो बताना है। तीसरा क्वेश्चन आप मेरे को ये बताना कि जो श्रीलंका में है ना हमारा, वो श्रीलंका की राजधानी है, तो मैंने पूछा था, चलो श्रीलंका की भी राजधानी आप मेरे को बताना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना कि श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन थे और वो किस धर्म से थे। ये सारे के सारे सवालों का जवाब देना। नेक्स्ट क्लास मैं सारे क्वेश्चन वो पढ़ूंगा, कमेंट पढ़ूंगा, आंसर आने चाहिए बच्चे और सही आने चाहिए। जिस बच्चे का आंसर सही होगा और सबसे पहले होगा, उनका जो आंसर है वो पिन हो जाएगा, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मतलब पिन कर दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में, और बाकी मैं अलग अलग चैप्टर भी अपलोड करूंगा और अलग अलग बुक्स के भी अपलोड करूंगा। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वो चेक वगैरह कर लेना, ठीक है। और नोट्स के लिए मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ। कोई दिक्कत हो तो मैसेज वगैरह कर देना आप मेरे को। मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ, 9213522318, ऐसे कुछ नंबर है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत हुआ तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। बट बच्चे आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं ना, तो शायद थोड़ा टाइम लग जाए मेरे को मैसेज करते वक्त। बट आप मेरे को मैसेज कर देना, अपना नाम वगैरह लिख देना, पहले अपना नाम ज़रूर बताना ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ, और जो भी वीडियो होगी ना जब मैं स्टेटस पे डालूंगा तो आप वो देख सको। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की, ठीक है। बट और कुछ नहीं तो आपको कम से कम वीडियो वगैरह तो मिल जाएगी जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। एंड मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।